हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ नीरज सर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पे सारे वीडियोस फरवरी मंथ से आपको मिलेंगे, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स को देखते हुए बच्चों के ऑन डिमांड मैंने आज एक बड़ा ही यूनिक टॉपिक लेके आपको मिला हूँ, जिससे सारे बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मॉडल्स। ये आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हों, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हों, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, क्लास 7th 8th 9th 10th 12th तक के बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडल्स। तो इसकी शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन आपको देंगे। बेसिकली हमारे पास वर्ब में एक मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। और आप सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल होता है। यह टेंस फॉर्मेशन में, टेंस बनाने में मेन वर्ब को हेल्प करता है, मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। तो इसका भी कुछ काम टेंस फॉर्मेशन में ही है, लेकिन ये थोड़ा सा बाकी हेल्पिंग वर्ब से डिफरेंट है, अलग है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब, हमारे पास दो तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब एक ही है। और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। इसी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब को हम मॉडल्स के नाम से भी जानते हैं, जो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इनमें सिमिलरिटीज क्या है, इन दोनों में समानताएं क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। आखिर अलग है, बट पहले हम सिमिलरिटीज चेक करेंगे। इसमें ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी टेंस फॉर्मेशन में मेन वर्ब को हेल्प करता है। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब है, यह भी टेंस फॉर्मेशन में मेन वर्ब को हेल्प करता है, लेकिन इनके बीच डिफरेंस भी है। वो डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सारे प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब हैं। तो इनका जो रोल होता है, ये सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। ये दोनों रोल में रहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब के रूप में भी रहते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी रहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख के बता रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ ही इज अ डॉक्टर, हमारे पास जो सेंटेंस है इसमें इज जो है वह मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इसी को लिखते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे जो इज है ना वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। मतलब ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब ही है, तो वह प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है। लेकिन मॉडल जो ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं, यानी जो मॉडल्स होते हैं, उसमें से अगर हम नीड और डेयर, दो ऐसे मॉडल्स हैं जिनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने हमारे पास मॉडल्स हैं वे सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। ये पहला डिफरेंस हो गया। उसके बाद कुछ और चीज़ों पे मैं आप चर्चा करूंगा। सबसे पहला चीज़ आपने समझ लिया कि प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं सेंटेंस में। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं, नीड और डेयर को छोड़ दिया जाए तो। दूसरी चीज़, उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स कितने हैं एक्चुअली मैं आपको लिखता हूँ। हमारे पास कैन, could, may, might, shall, should, will, would, must, used to, ought to, need और डेयर। तो
ये जो आपने मॉडल्स का लिस्ट देखा, इसमें मैंने आपको बताया कि नीड और डेयर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो हमारे पास मॉडल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। एक चीज़ ये समझने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इनका जो यूज होता है वह किसी भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। जैसे मैं लिख सकता हूँ आई कैन डू दिस वर्क, एक सेंटेंस। एक और सेंटेंस, ही कैन डू दिस वर्क। एक और सेंटेंस लिखता हूँ, दे कैन डू दिस वर्क। इसमें मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि इसमें सब्जेक्ट यहाँ फर्स्ट पर्सन है, यहाँ थर्ड पर्सन है, यहाँ भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इन पे सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का असर नहीं पड़ता है। यानी ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक ग्रुप में ही प्रस्तुत होते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। आई के साथ भी कैन, ही के साथ भी कैन, दे के साथ भी कैन। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे। पहला चीज़ क्या था कि मॉडल्स जो होते हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलियरी की तरह मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। दूसरा चीज़ कि इनके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ ज्यों का त्यों ही पेश आते हैं। एक और चीज़, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको इसके रिगार्डिंग बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर हमने कहीं प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब यूज किया तो उसके बाद वर्ब का रूप चेंज हो जाता है। जैसे आप आई एक सेंटेंस में लिखता हूँ, मैं कह रहा था कि अगर प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद अगर प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं तो इसके बाद वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर आई के साथ आपने एम यूज कर लिया प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब तो यहाँ पे वर्ब का रूप आपको गोइंग मिल जाएगा, मेन वर्ब का रूप। जैसे ही आप यहाँ पे हैव यूज कर लेंगे, दे हैव, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब हैव आपने यूज किया तो यहाँ वर्ब का रूप चेंज हो जाएगा, कॉम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सेंटेंस में प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज करते हैं तो इनके बाद आने वाले वर्ब के जो रूप होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। जैसे आप देखो यहाँ एम है तो V4 हमने गोइंग लगाया है, यहाँ हैव हैज हैड आ गया तो यहाँ V3 कॉम लगा है, तो इनके बाद वर्ब रूप चेंज हुए हैं। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं इनके बाद मेन वर्ब के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो मॉडल्स होते हैं अगर उनका हम प्रयोग सेंटेंस में करते हैं तो इसके बाद जो मेन वर्ब यूज होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे आप कहोगे आई शैल राइट अ लेटर, दूसरा से सेंटेंस लिखते हैं ही विल राइट अ लेटर, तीसरा एक सेंटेंस लिखते हैं यू शुड हेल्प द पुअर, एक चौथा सेंटेंस लिखते हैं यू मस्ट गो देयर। और थोड़ा सा इन चारों सेंटेंसेस को देखने पर हम विचार किया जाए कि अगर आपने सेंटेंस में यहाँ पे शैल, विल, शुड या मस्ट जो हमारे मॉडल्स हैं उनका जो आपने यूज किया है तो उसके बाद आने वाले वर्ब का ये फॉर्म देखें। राइट V1 है, बेस फॉर्म है वर्ब का। राइट यहाँ भी V1 है, बेस फॉर्म है। यहाँ हेल्प यह भी V1 है, वर्ब का बेस फॉर्म है। यहाँ गो यह भी V1 है, यानी वर्ब का बेस फॉर्म है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब के रूप चेंज होते रहते हैं। लेकिन जब हम सेंटेंस में मॉडल्स का यूज करेंगे तो इसके बाद वर्ब के फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म अर्थात वर्ब 1 ही यूज किया जाता है। अगर आप इसके जगह पे राइट्स या राइटिंग या हेल्प्स या हेल्पिंग, गो या गॉन या गोइंग, बाकी अदर कोई भी फॉर्म हम यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो बेसिक नॉलेज अभी आपको दे रहे हैं मॉडल्स से रिलेटेड, जैसे कि ये मॉडल्स जो होते हैं ना एक्चुअली मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब ही हैं, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब हैं। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट किस मायने में कि प्राइमरी वर्ब
जो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब वो मेन वर्ब की तरह भी प्रयुक्त हो सकते हैं, बट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही प्रयुक्त होते हैं, सिवाय नीड और डेयर के। आगे मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, नीड और डेयर। ये चीज़ें आपने जान लिया। उसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊंगा आपको। हमारे पास वो जो उधर आप मॉडल्स का जो लिस्ट देख रहे हैं, इसमें से मैंने आपको ये 4, आपको लास्ट 4 पे ध्यान देना है, जिसको मैं यहाँ बॉक्स के अंदर रख रहा हूँ। ये जो 4 है ना, ये थोड़ा सा इनको देखा जाए। बाकी सारे जो मॉडल्स हमारे पास हैं, इनसे ये 4 थोड़ा सा डिफरेंट हैं। डिफरेंट किस मायने में, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि ये यूज के बाद इन्फिनेटिव टू आया है, यूज टू और आउट टू। हम हमेशा टू के साथ इसका यूज करते हैं, मतलब कि ये बाकियों से थोड़ा सा अलग है। इसके बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग है। और दूसरी चीज कि नीड और डेयर का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर लेते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी कर लेते हैं। तो ये जो चारों हैं, ये अपने आप को मार्जिनलाइज्ड कर लेते हैं। मार्जिनलाइज्ड का मतलब हुआ कि नॉट ए पार्ट ऑफ ए मेन ग्रुप, यानी जो मेन ग्रुप है, जो हमारा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, उसके ये पार्ट नहीं हैं, उससे थोड़ा सा अलग हैं, इसलिए अपने आप को ये मार्जिनलाइज्ड करते हैं। और मार्जिनलाइज करने के चलते आपने सुना होगा इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको चर्चा मिलता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स की, तो कहीं कहीं देखिएगा बुक में नीड और डेयर ही दे रखा होता है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हो तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट जानने की कोशिश करो। जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो 4 का जो स्वरूप है ना, इनके स्वरूप में थोड़ा सा, इनके रूप में, फॉर्म में वेरिएशन है। मतलब ये बाकी से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी से डिफरेंट है मतलब अपने आप को मार्जिनलाइज करते हैं, इस कारण इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। तो ये तो रहा थोड़ा सा मॉडल्स के फैमिली से आपका परिचय। अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके यूजेज को पढ़ा जाता है। सबसे पहले आपको इसका नाम भी याद रखना जरूरी है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, आउट टू, नीड और डेयर। इनके यूजेज को आपको पढ़ने होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आपसे पूछ देता है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स। आप जिस तरह का अर्थ कन्वे ये करते हैं, किस किस तरह के ये एक्सप्रेशन में यूज होते हैं, उन्हीं सब एक्सप्रेशंस को यूजेज में पढ़ना होता है। तो नाम याद रखना बड़ा जरूरी है इनका। पहले आप जाने कि एक्चुअली मॉडल्स हैं कौन कौन, क्या रोल है इनका सेंटेंस में, इनके बाद वर्ब का कौन सा रूप हम लेके आते हैं। तो आपने जाना कि इनके बाद हमेशा वर्ब के बेस फॉर्म का यूज हम करते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वो मैंने बताया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके यूजेज पढ़ा जाता है, यूजेज ऑफ मॉडल्स। और बच्चे पढ़ तो लेते हैं, बट उसको अंडरस्टैंड करने में बड़ा दुविधा होती है कि कहाँ हम कैन लगाएं, कहाँ कुड लगाएं, कहाँ शैल लगाएं, कहाँ शुड लगाएं, कहाँ शुड लगाएंगे, कहाँ मस्ट लगना चाहिए। ये सब चीज़ों पे तकलीफ होती है। तो इसके यूजेज को पढ़ना बड़ा मेन होता है, यूजेज को पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। तो उसको हम इजी वे में समझेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नंबर 1 में कैन का यूज ऑफ कैन। ये जो पहला मॉडल है हमारा, मैं उसका बताऊंगा, कैन का यूज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज मैं आपको बताऊंगा इसके यूजेज में कि हम इसका यूज एबिलिटी, या आप इसे यूं कहें कैपेसिटी, या इसे यूं कहें पावर, इन सब चीज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। बेसिकली मॉडल्स का यूज हम लोग अपने अंदर की अवस्था, अपने अंदर के मूड, आखिर सामने वाले के कहने का क्या एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम मॉडल्स का यूज करते हैं। राइट। तो सबसे पहला कैन का यूज मैंने बताया एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, या पावर दिखाने के लिए। इसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं। मतलब आपको उस काम को करने की कैपेसिटी है, पावर है। दूसरा सेंटेंस, ही कैन
स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। मतलब कि उसके पास अंग्रेजी बोलने की कैपेसिटी है, अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी है। और वो कैपेसिटी, वह एबिलिटी चाहे फिजिकल हो, वो कैपेसिटी चाहे फिजिकल हो, चाहे कोई भी मेंटल एबिलिटी की बात करी जाए या सर्कमस्टेंशियल कैपेसिटी की बात करी जाए, हर जगह कैपेसिटी दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे एक और सेंटेंस लिखते हैं, ही कैन फेस एनी सिचुएशन, वह किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकता है, उसका सामना कर सकता है। इट मीन्स उसके अंदर उसकी क्षमता है, वो फेस कर सकता है। एक और एग्जांपल से मैं आपको दिखाऊंगा, ही कैन सॉल्व दिस सम विदिन एन आवर, वह 1 घंटे के अंदर इस सम को, इस जोड़ को, इस घटाव को, इस मैथमेटिक्स को हल कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। इट मीन्स उसके पास ये कैपेसिटी है, एबिलिटी है, पावर है कि वह कर सकता है। तो पहला यूज हम लोग को मिला क्या, एबिलिटी शो करना हो, कैपेसिटी शो करना हो या पावर एक्सप्रेस करने हो, तो वहां पे हम कैन मॉडल्स का यूज करते हैं। कोई दिक्कत? कैन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? एबिलिटी शो करने में, कैपेसिटी के लिए या पावर के लिए हम कैन का यूज करते हैं। दूसरा जो एक्सप्रेशन है इसके यूज का, वो है परमिशन। इधर मैं लिखता हूं परमिशन। और परमिशन जैसे आप कहते हैं कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसका रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि हाँ। और परमिशन भी लेते हैं तो इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल वे कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा अपने कलीग के साथ रहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, तो उस समय आपको परमिशन लेने के लिए किसी तरह की फॉर्मेलिटीज अदा नहीं करने पड़ते हैं। आप इनफॉर्मल वे में उससे परमिशन ले रहे हैं, कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई यूज योर पेन। क्लियर? तो आप परमिशन लेने या देने के लिए भी हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे ये तो आपने परमिशन लिया, अगर आपसे कहा जाए यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, मतलब यहाँ पे आपको परमिशन ग्रांट किया जा रहा है कि हाँ भाई अब तुम जा सकते हो। तो परमिशन लेना हो या परमिशन किसी को देना हो, वहाँ भी हम कैन का यूज करते हैं। तो दूसरा यूज आपको क्या समझ में आया? परमिशन के लिए। परमिशन के लिए जैसे आपने देखा कैन आई यूज योर मोबाइल, कैन आई यूज योर पेन। अगर आप किसी से पूछते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, अपने बराबरी में, इनफॉर्मल वे में कि कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारी कलम यूज कर सकता हूँ? अपने फ्रेंड्स से ऐसे परमिशन ले रहे हैं। यहाँ है यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, मतलब यहाँ पे परमिशन ग्रांट किया जा रहा है। एक और है यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ ठहर सकते हो, यू कैन स्टे हियर, यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ ठहर सकते हो। यहाँ पे तुमको परमिशन दिया जा रहा है। तो परमिशन गिव एंड टेक, देना हो या लेना हो, वहाँ भी हम कैन का यूज करते हैं। आई होप यह चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको। पहला चीज़ एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। दूसरी चीज़ आपने देखा, परमिशन को लेना हो या परमिशन को देना हो, गिव एंड टेक, दोनों के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं, खासकर इनफॉर्मल वे में, जब हम अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ रहते हैं उस समय के लिए। तीसरी चीज जो है इसका यूज, वो है पॉसिबिलिटीज के लिए। तीसरा जो यूज है वो है पॉसिबिलिटीज के लिए, पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। पॉसिबिलिटी, कोई संभावना हो, उसके लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे आप कह सकते हैं दिस न्यूज कैन बी ट्रू, यह न्यूज सत्य हो सकता है। या आप कह सकते हैं दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता है न्यूज। तो कहीं ना कहीं आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि सत्य हो भी सकता है, सत्य नहीं भी हो सकता है। दूसरा चीज आप कह सकते हैं मैन कैन मेक मिस्टेक्स,
मनुष्य जो है भाई गलती कर सकता है, ठीक है भाई, संभावना ऐसी है गलती होने की, तो ये पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। पहला चीज आपने देखा, पहला क्या यूज हमको मिला था, एबिलिटी के लिए। पहला यूज क्या मिला था, एबिलिटी शो करने के लिए। पहला यूज क्या मिला था, एबिलिटी या पावर या कैपेसिटी शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। कैन का यूज ध्यान रखेंगे एबिलिटी के लिए करते हैं। कैसे करते हैं हमने एग्जाम्पल से आपको बताया। परमिशन के लिए भी इसका यूज करते हैं इनफॉर्मल वे में, उसी भी मैंने आपको बताया। थर्ड हमने आपको अभी बताया पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे दिस न्यूज कैन बी ट्रू, यह न्यूज सत्य हो सकता है, सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी है सत्य होने की। या इट कैन नॉट बी, दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, सत्य नहीं भी हो सकता है। तीसरा मैंने लिखा मैन कैन मेक मिस्टेक्स, मनुष्य जो है वह गलती कर सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद आप देखेंगे इसका यूज एक और अर्थ में होता है, नो या नोज हाउ टू, इस अर्थ में भी होता है। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल यहां पे लिखूं, ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। तो यहाँ कैन का जो यूज है वह इस अर्थ में हुआ है। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही नोज हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, यानी वह जानता है कि कैसे कंप्यूटर को हम ऑपरेट करते हैं। तो कैन के बदले आप देखो नोज हाउ टू यूज हुआ है, तो हम कैन का यूज इस अर्थ में भी, नो या नोज हाउ टू के अर्थ में भी करते हैं। तो हमें कैन का यूज मिला कहाँ कहाँ, तो आपने देखा 3-4 परिस्थितियों में हम इसका यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, एबिलिटी के लिए। ज़्यादातर आपको एबिलिटी, आप बोर्ड एग्जाम्स में देखोगे तो ज़्यादातर यही एबिलिटी या पावर के लिए हम कैन का यूज करते हैं। चलिए, आई होप कि आपको कैन का यूज समझ में आ रहा होगा। कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है, एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, या नो या नोज हाउ टू इस अर्थ में भी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं दूसरे नंबर, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज है, उस पर लिए चलते हैं आपको। दूसरा जो मॉडल्स है हमारे पास, वो है कुड, COULD, कुड। जो दूसरा मॉडल्स है कुड, तो कुड जो है ना, कुड का एक यूज आपको, सबसे पहला यूज मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। पहला यूज आपको एक मिलता है नरेशन में। नरेशन आगे आपको मिलेगा हमारे इस चैनल के माध्यम से। नरेशन मतलब कि स्टेटमेंट, कोई आदमी कुछ बोलता है तो अगर हम उसके एक्चुअली वर्ड को कोट करते हैं, हूबहू उसी के शब्दों को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। और अगर हम उसके बातों को थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलते हैं, अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन में हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच अगर बनाना हो, तो अगर डायरेक्ट में हमें कहीं कैन मिला तो हम उसे इनडायरेक्ट में कुड में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला यूज, जैसे मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, ही सेड आई कैन टीच यू, इन्वर्टेड कोमाज में रहते हैं। ये जब देखेंगे, जब स्टेटमेंट जो है इन्वर्टेड कोमाज में है तो वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट में है। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे इसका ही सेड दैट, ही कैन को चेंज करेंगे कुड में, ही कुड टीच मी को चेंज करेंगे
यू को चेंज करेंगे मी में। आगे आपको पता चलेगा कैसे ये सब चेंजिंग हो रहा है, बट आप यहाँ पे समझने के लिए जानो कि अगर कहीं नरेशन में डायरेक्ट स्पीच में कैन का यूज है तो हम उसे इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो कैन के बदले हम कुड का यूज करेंगे। अब आप बताओगे सर आई था यहाँ ही क्यों हुआ, तो ये नरेशन में पता चलेगा। फर्स्ट पर्सन है या सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट हमारा ही है तो यहाँ पे हमने ही लगाया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट में भी कुछ चेंजिंग होती है, यू है जो यहाँ पे वी बनेगा। तो सबसे पहला यूज आपको नरेशन में मिलता है, कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाता है। आई होप यह समझ में आ रहा होगा आपको। पहला यूज क्या है, नरेशन में। कुड का यूज कहाँ होता है, नरेशन में। डायरेक्ट स्पीच से अगर इनडायरेक्ट स्पीच हमें बनाना है तो हम कैन को कन्वर्ट करेंगे कुड में। पहला यूज यह हुआ। दूसरा यूज मैं आपको बताऊंगा। दूसरा यूज आपको मिलेगा पास्ट की एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी यानी बीते हुए समय की कोई अगर क्षमता है, कोई कैपेसिटी है, उसको दिखाने के लिए आप कुड का प्रयोग करते थे। जैसे आप लिख सकते थे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड रन माइल्स, तो मैं मीलों मील दौड़ जाता था। जब मैं युवा था, जब मैं जवान था, तो क्या मीलों दूर तक दौड़ सकता था अर्थ में। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो कैपेसिटी अब नहीं है, जब वो आप युवा थे तब ऐसा करते थे। तो ये पास्ट की एबिलिटी है, और पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। तो परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कुछ ना कुछ क्लू ऐसा दिया होता है जिससे कि पता चलता है कि यह पास्ट एबिलिटी है, ठीक है। जैसे माई ब्रदर कुड ड्राइव द कार एट द एज ऑफ 60, मतलब मेरा भाई जो है ना वो 16 साल की उम्र में था तो कार चला सकता था। मतलब ये पास्ट की एबिलिटी है। तो पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। पहला यूज आपको क्या समझ में आया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है तो कैन को कुड में कन्वर्ट करेंगे, कुड का एक यूज समझ में आया। दूसरा यूज पास्ट की कोई एबिलिटी, बीते हुए समय की कोई क्षमता है, कोई कैपेसिटी है, तो उसको अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वहां भी हम कुड का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा यूज बताते हैं आपको। तीसरा यूज आपको हम बताते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। तीसरा यूज आपको मिलता है पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में भी एक रिक्वेस्ट ऐसा कि काफी ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट हो, जैसे कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, क्या आप कृपया करके इस लेटर को पोस्ट कर देंगे, इस लेटर को डाकघर में भेज देंगे। मतलब तो यहाँ पे कुड का प्रयोग करके आपने क्या समझ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है। यहाँ कुड के यूज से यह पता चलता है कि आप काफी पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कृपया कर आप मेरी सहायता करेंगे, क्या कृपया कर आप मेरी सहायता करेंगे। बड़ा पोलाइट रिक्वेस्ट अगर आप करते हैं तो वहां पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, कुड यू प्लीज टेल मी टाइम, क्या आप कृपया कर मुझे समय बताएंगे। तो इस कुड से क्या शो होता है, कुड से एक बड़ा पोलाइट रिक्वेस्ट शो होता है, मतलब कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कुड का यूज कर रहे हैं। तो कुड का यूज आपको कहाँ कहाँ मिला, आपने देखा नरेशन में, आपने देखा पास्ट एबिलिटी में, आपने देखा पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। चलिए ये तीन यूज वीवीआईपी है, इसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एक बोर्ड एग्जाम्स में। और मैं आपको लिए चलता हूं यूज ऑफ मे नंबर 3
थर्ड नंबर हमारे पास मॉडल्स है में। थर्ड नंबर मॉडल्स हम देखेंगे यूज ऑफ में। हालांकि हिंदी में इसका भी अर्थ सकना के यूज में हम करते हैं। यूज ऑफ में सबसे पहला चीज, में का प्रयोग आप कोई परमिशन के लिए करते हैं। अब आप कहोगे सर कैन का भी यूज हम परमिशन के लिए करते थे, तो फिर मे की जरूरत क्या पड़ी? मैं आपको बताता हूँ। कैन का मैंने बताया था कि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, आप अपने बराबर के लोगों के साथ रहते हैं, तो वहाँ पे आप किसी तरह की फॉर्मेलिटीज अदा नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आप परमिशन लेते हैं तो थोड़ा इनफॉर्मल वे में लेते हैं। लेकिन जब आप कहीं ऑफिस में, कहीं स्कूल कॉलेजेस में, वहाँ पे अगर जाते हैं तो वहाँ से आपको परमिशन लेनी है, तो थोड़ा सा वहाँ पे आप एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं, सामने वाले को एक रिस्पेक्ट देते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे मे का यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आप कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मतलब कि यहाँ मे से आपने एक रिक्वेस्ट, परमिशन तो लिया, बट काफ़ी पोलाइटली फॉर्मेलिटीज निभाते हुए आप कहते हैं। आपको अगर बताना है परमिशन, यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो, यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो। मतलब कि आप परमिशन ले रहे हैं, मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ अंदर? यस, हाँ यू मे, तुम आ सकते हो। तो परमिशन लेने में या देने में यहाँ भी, बट पोलाइटली एक फॉर्मेलिटीज जहाँ शो करना होता है, वहाँ भी हम परमिशन के लिए मे का यूज करते हैं। दूसरा चीज पॉसिबिलिटी, फिर यहाँ आपको मिलेगा पॉसिबिलिटीज, इसके लिए भी हम मे का यूज करते हैं। देखिए पॉसिबिलिटीज कैन भी मिला था, पॉसिबिलिटीज मे भी मिल रहा है, लेकिन कैन से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज का बोध होता था, ज़्यादा तक किसी चीज़ के होने की ज़्यादा संभावना, और मे से कम पॉसिबिलिटीज। जैसे आप कहते हैं इट मे रेन टुडे, कॉमन है, इट मे रेन टुडे। मे का यूज आपने करके बताना चाहा कि आज वर्षा हो सकती है, मतलब वर्षा होने की संभावना है। ही मे कम लेट टुडे, वह आज देरी से आ सकता है, मतलब उसके देरी से आने की क्या है, एक संभावना है। तो कहीं ना कहीं हम पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी मे का यूज कर रहे हैं, लेकिन किससे? कैन से कम। कैन का यूज हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, जबकि मे का यूज उससे कम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं, उससे कम लेवल के पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और मॉडल्स में हम यूजेज ही मेन होता है, यूजेज को ही हमें मेन पढ़ना होता है। तो हमने आपको बता दिया कैन, हमने बता दिया उसका पास्ट टेंस फॉर्म कुड, कैन का पास्ट टेंस फॉर्म कुड होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया मे परमिशन लेने देने में, पॉसिबिलिटीज में, यहाँ तक कि पर्पस में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे थर्ड नंबर में पर्पस, उद्देश्य, इसको अगर एक्सप्रेस करना है तो भी हम मे का यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा इधर मिटा के लिखता हूं, पर्पस कैसे दिखाते हैं। आप कहते हैं आई रीड सो दैट आई मे पास द एग्जाम, मैं पढ़ता हूँ ताकि मैं एग्ज़ाम पास कर सकूँ। आपके पढ़ने का पर्पस क्या है? एग्ज़ाम पास करना। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जीवित रह सकें। तो मे का प्रयोग अपने यहाँ पे एक पर्पस दिखाना चाहा है कि आपके खाने का पर्पस क्या है, ताकि हम लोग जीवित रह सकें। आपके पढ़ाई का पर्पस क्या है, ताकि हम लोग एग्जाम पास कर सकें। तो कहीं ना कहीं पर्पस दिखाने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं, जो कि इन दो एग्जाम्पल से क्लियर होता नजर आ रहा है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटीज के लिए और पर्पस के लिए हम मे का यूज करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए
अब आपको नंबर 4 मॉडल्स माइट। तो आपको मैं बता दूं कि माइट जो होता है ये मे का पास्ट टेंस फॉर्म होता है। मे का पास्ट टेंस फॉर्म माइट होता है। जैसे आपने देखा था कैन का पास्ट टेंस फॉर्म क्या होता है, कुड। उसी तरह से मे का पास्ट टेंस फॉर्म होता है माइट। तो इसका भी यूज आपको पहला यूज नरेशन में मिलता है। जिस तरह से हम कैन का बदले कुड का यूज करते थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में, उसी तरह हम मे के बदले माइट का यूज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में। जैसे शी सेड आई मे केम टुडे। उसने बोला, वो बोली कि मैं आज आ सकती हूँ। तो हम इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे शी सेड दैट, फिर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे सी, और मे की जगह पे यहाँ लिखेंगे माइट। शी माइट कम दैट डे, टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में। ये आप नरेशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आपको बस ये ध्यान देना है कि नरेशन में अगर हम डायरेक्ट स्पीच से, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच रहा, इन्वर्टेड कोमा के भीतर है ये जो स्पीच है, ये अगर इस तरह से इन्वर्टेड कोमा में कोई स्पीच मिले तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और जब हमने उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो यहाँ पे मेक के बदले हमने माइट का यूज किया है। तो पहला यूज आपको यह मिल गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हम मे के जगह पे माइट का यूज करते हैं। माइट जो होता है वो मे का ही पास्ट टेंस फॉर्म होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ इसका भी यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है, इसका भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है। देखो कैन का भी यूज पॉसिबिलिटी के लिए, मे का भी यूज पॉसिबिलिटी के लिए, और यहाँ आप देख रहे हो माइट का भी यूज पॉसिबिलिटीज के लिए। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, कैन का यूज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी जिसके होने की ज़्यादा संभावना हो, वहाँ पे हम कैन का यूज करते हैं। अगर उससे कम संभावना हो तो मे का यूज करते हैं, उससे भी कम संभावना हो तो माइट का यूज करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, मतलब वर्षा होने के एकदम 9 के बराबर संभावना है, काफ़ी कम संभावना है। तो जहाँ काफ़ी लेस पॉसिबिलिटीज हो, पॉसिबिलिटी में भी कैसी पॉसिबिलिटी, काफ़ी लेस पॉसिबिलिटी, उस चीज़ के होने की काफ़ी कम संभावना हो, तो उस स्थिति में हम माइट का यूज करते हैं। अगर हम कहें शी माइट कम टुडे, वह आज आ सकती है, सेंस तो वही रहेगा, बट उसके आने की काफ़ी लेस पॉसिबिलिटी है, काफ़ी कम संभावना है। तो यहाँ पे हमने माइट से ये एक्सप्रेस करना हम चाह रहे हैं कि उसके आने की काफ़ी कम संभावना है। तो पॉसिबिलिटीज में भी काफ़ी लेस पॉसिबिलिटीज के लिए हम माइट का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमने आज मॉडल्स में 4 का यूज आपको बता दिया, कैन, कुड, मे और माइट। ठीक है, नेक्स्ट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, मैं इसके लिए एक प्रैक्टिस वीडियो भी लेके आऊँगा। जैसे ये तो थ्योरेटिकली आपने समझा, लेकिन जब तक हम इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो और ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। थ्योरेटिकली आप सब समझ रहे हो कहाँ कहाँ इसका यूज़ करना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 12th के बच्चों के लिए, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चे हों या CBSE बोर्ड के बच्चे हों, मैट्रिक के बच्चों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि मॉडल्स का यूज उसमें भी आता है CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए। तो मैं इसके लिए एक प्रैक्टिस वीडियो जरूर लेके आऊँगा। अभी फिलहाल हम आपको थ्योरेटिकली समझा रहे हैं कि इसका यूज हम लोग किन किन एक्सप्रेशन में करते हैं। जब मैं इसका प्रैक्टिस लेके आऊँगा तो और भी ज़्यादा आपका क्लियर होगा। उसके बाद नंबर 5, यूज ऑफ शैल।
ये शैल और विल का यूज ज़्यादातर लोग आपने फ्यूचर टेंस में पढ़ा होगा, वहाँ भी इसका यूज हम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका यूज हम इंग्लिश में फ्यूचर टेंस बनाने के लिए करते हैं। और फ्यूचर टेंस बनाने में अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर फ्यूचर की कोई जनरल प्लानिंग हो, ध्यान देंगे पहला यूज, अगर फ्यूचर की कोई जनरल प्लानिंग हो, कोई भी जनरल प्लानिंग कहने से मतलब ये है कि कोई सामान्य योजना, मतलब हो सकता है कि वो आप प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर के लिए, इट में नॉट भी, ऐसा नहीं भी हो सकता है कि कुछ ऐसा आपके बीच रुकावट आ जाए और आप वो काम नहीं कर सकें, तो वो प्लानिंग कैंसिल भी हो सकता है। तो ये जनरल प्लानिंग है। तो अगर फ्यूचर की कोई जनरल प्लानिंग होगी तो सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे, राइट। पहला यूज आपको यह मिलता है कि फ्यूचर की कोई जनरल प्लानिंग हो तो हम सब्जेक्ट, अगर मेरा आई है या वी है तो उसके साथ हम शैल का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक है भाई, आने वाले समय में लिखोगे, भाई ये जनरल प्लानिंग है तो शैल का आपने यूज कर लिया। आप यहाँ भी लिख सकते हैं वी शैल गो टू पटना, हम लोग पटना जाएंगे। हो सकता है भाई कहीं कुछ ऐसा हो जाए नहीं भी जाना पड़े, लेकिन ये फ्यूचर की जनरल प्लानिंग है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई और वी के साथ आपने शैल का यूज किया है। यानी फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट हैं आई और वी, इनके साथ हम शैल का यूज करते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई किसी फ्यूचर की कोई स्ट्रॉन्ग प्लानिंग हो, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग मतलब कि कंपल्सन, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग मतलब कि एक तरह से आप समझो कि वो चीज़ कंपल्सरी हो, वहाँ नेसेसिटी का बोध हो जाए, कंपल्सन का बोध हो जाए, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि सेकेंड या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ भी, आई मीन यू हुआ सेकेंड पर्सन का, ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ या दे हुआ, ये सारे थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, तो अगर फ्यूचर की कोई कंपल्सरी प्लानिंग है, कोई कंपल्सन है, कोई काम फ्यूचर में नेसेसरी होना है, एकदम कंपल्सन हो, वो होना ही चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, वो प्लानिंग जनरल प्लानिंग की तरह कैंसिल नहीं हो सकता है, वो प्लानिंग है ही, होके ही रहेगा। तो हम इन सब सब्जेक्ट्स के साथ भी शैल का यूज करते हैं। जैसे अगर हम कह सकते हैं ही शैल गो टू पटना, ही शैल गो टू पटना, मतलब आपने ही के साथ थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज देखा, मतलब कि यह कंपल्सन शो करता है। क्या शो करता है? कंपल्सन शो करता है कि वह पटना जाएगा ही जाएगा। अगर आप लिखते हैं यू शैल गो टू पटना, तुम पटना जाओ, अवश्य जाओगे, यहाँ सेंस अवश्य का आ जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आप सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ शैल का यूज देख रहे हैं या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ शैल का यूज देख रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो माइंड में आ जाता है एक्सप्रेशन क्या, कि वो कंपल्सन है, वो कंपल्सरी है वो चीज़। तो आपने देखा शैल का यूज दो मिलता है आपको कहाँ कहाँ। एक तो मिलता है कि फ्यूचर की कोई जनरल प्लानिंग हो तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट अर्थात आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, हम सेकेंड या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ भी शैल का प्रयोग करते हैं। कब? जब फ्यूचर की कोई कंपल्सरी प्लानिंग हो, एकदम नेसेसरी हो चीज़, जहाँ कंपल्सन का भाव व्यक्त होता है, एक्सप्रेशन होता हो, वहाँ भी हम शैल का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से मैं आपको एक और मॉडल्स, आज के वीडियो में मैं इन्हीं 6 मॉडल्स पे ही चर्चा करूंगा। छठा नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूं यूज ऑफ विल। छठा नंबर जो हमारा मॉडल्स है वो है विल। छठा नंबर जो मॉडल्स है वो है विल। तो इसके तरह इसमें भी वही चीज़ सोचना है कि मान लीजिए कि आप देखते थे फ्यूचर की कोई जनरल प्लानिंग हो तो हम आई और वी के साथ तो शैल का यूज करते थे, फ्यूचर की कोई जनरल प्लानिंग था। लेकिन अगर हमारा कोई सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो, तो हम इनके साथ विल का यूज करते हैं।
फ्यूचर की ही कोई जनरल प्लानिंग हो तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते थे, बाकी सबके साथ हम विल का यूज करेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं यू विल गो टू पटना, तुम पटना जाओगे। ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा। दे विल बाई अ कार, वे लोग एक कार खरीदेंगे। तो ये फ्यूचर की जनरल प्लानिंग है, और फ्यूचर की जनरल प्लानिंग हो तो सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी तरह उसमें भी आपको सोचना है, जैसे आपने शैल के यूज में सोचा था कि अगर कोई हमारी फ्यूचर का प्लानिंग जो हो वह कंपल्सन हो, फ्यूचर का जो प्लानिंग हो वह कंपल्सरी हो, एकदम वो नेसेसरी हो, यानी जहाँ पे कंपल्सन का बोध हो जाए, बाध्यता का बोध हो जाए, वो आपके लिए कंपल्सरी हो जाए, तो वहाँ पे आप फर्स्ट पर्सन के जस्ट इसके अपोजिट जो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट से उनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर आप लिखते हो यहाँ पे आई विल गो टू पटना, मतलब ये हुआ आपने फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ विल देखा, मतलब कि ये कंपल्सन है आपके लिए, आपको हर हाल में पटना जाना ही जाना है, वो बाध्यता है, मैं अवश्य पटना जाऊंगा। इस तरह से आप हिंदी सेंस में समझ सकते हैं। अगर आप कहते हैं वी विल गो टू पटना, हम लोग पटना जाएंगे, तो आप देखते हो कि जनरली आई और वी के साथ जनरल प्लानिंग में शैल लगता है, लेकिन यहाँ आई और वी के साथ अगर विल लगा है मतलब कि यह आपके लिए यहाँ पे कंपल्सन शो हो रहा है, नेसेसरी शो हो रहा है, तो वहाँ पे हम आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करेंगे। ये रहा आपका 6 मॉडल्स का यूज। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी जो हमारे पास 5, 6, 7 और भी मॉडल्स बच रहे हैं उसका यूज लेके मैं आपको मिलूँगा। तब तक कि आपको इस वीडियो को देखें, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको बिल्कुल उसका रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।